हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम आपके जो आनुवंशिक विकार वाला जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे उसका आपका नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, तो आज हम डीएमडी की बात करते हैं। तो देखिए डीएमडी में क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है कि हम किसकी बात करने वाले हैं, कि यहाँ पे मसल्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। ये चीज़ आपको नाम से ही क्लियर है। ठीक है, तो डीएमडी में हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो मस्कुलर जो डेवलपमेंट है वो फेलियर रहे तो क्या होगा। एक सेकेंड, देखिए ये कौन सी डिजीज है, किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम ये टॉपिक, जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर पढ़ रहे हैं, आनुवंशिक विकार के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, इट इज अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर फाइंड इन 1:3600 चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि जितने, जैसे अप्रोक्स आप 3500 मान के चलिए, ज़्यादा इजी रहेगा, 3500 करके बोलेंगे। तो इतने बच्चों में से एक बच्चे को तो डीएमडी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसका जो रेशियो निकाला गया, कैलकुलेट किया गया, तो कितना रहा कि 3600 बच्चे या 3500 बच्चे में से एक बच्चा आपको डीएमडी का मिलेगा। ये चूंकि जो है आनुवांशिक विकार है, तो इसमें क्या रहेगा, एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। कौन से क्रोमोसोम की वजह से होगा, एक्स लिंक क्रोमोसोम की वजह से होगा, सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये मदर की वजह से भी हो सकता है। तो डीएमडी मुख्यतः एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट, अब होता क्या है, ये तो हमने कह दिया कि एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन एक्स लिंक जो जीन है, सॉरी क्रोमोसोम है, उस पे ऐसा कौन सा जीन है जिसके डिफेक्ट होने की वजह से या म्यूटेशन होने की वजह से डीएमडी हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे कि हमारा जो मसल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, तो मसल्स के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ठीक है, ये जो प्रोटीन होती है ये मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सारी की सारा मस्कुलर डेवलपमेंट किस प्रोटीन की वजह से होगा, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की वजह से होगा। अब ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहाँ से आएगा, ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन आएगा डिस्ट्रोफिन जीन से। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिस्ट्रोफिन जीन प्रेजेंट होता है, ये जीन की वजह से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रोफिन जीन प्रेजेंट है सबके अंदर तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनेगी, और अगर डिस्ट्रोफिन जीन के अंदर ही म्यूटेशन हो चुका है तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो मस्कुलर डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, मसल्स डेवलप नहीं होंगी। तो हुआ क्या कि डीएमडी जो है वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट डिस्ट्रोफिन जीन में म्यूटेशन के कारण होगा। ये बात क्लियर है कि एक्स क्रोमोसोम पर डिस्ट्रोफिन का क्या था, डिस्ट्रोफिन जीन था। इस जीन से आगे क्या बनने वाली थी, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनने वाली थी, जो कि आगे मस्कुलर फाइबर बनाएंगे या मसल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद होगा डिस्ट्रोफिन मसल फाइबर का, डिस्ट्रोफिन जो होता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है एक तरीके का, ये जो होता है वो मसल फाइबर का एक मुख्य घटक होता है जो कि मसल फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। क्लियर है ये बात। फिर उसके बाद आता है कि डीएमडी के मुख्य लक्षण कब उपस्थित होंगे। देखिए, तो डीएमडी एक ऐसी डिजीज है जिसको आप एट अ बर्थ डायग्नोस नहीं कर सकते, कि जैसे एक दिन का बच्चा है और आपको पता चल जाए कि इसके अंदर डीएमडी है, नहीं पता लग सकता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसमें धीरे धीरे उसके क्या है, सिम्टम आएंगे, और जब सिम्टम आएंगे तभी आप इसको क्या कर पाओगे, डायग्नोस कर पाओगे। तो डीएमडी के लक्षण जो होते हैं 2 से 3 वर्ष की आयु में उत्पन्न होते हैं। अब ये पूरा का पूरा इसके अंदर हमारा मस्कुलर जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व है, स्पेशली जो है वो लोअर लिम्ब की जो मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व इसके अंदर रहती हैं। तो देखिए, मैंने आपको ग्रॉस माइलस्टोन पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, उसमें बच्चा कब उठ रहा है, कब बैठ रहा है, कब वॉक कर रहा है, रन कर रहा है, वो सारा का सारा एक टाइम पीरियड पे होता है। तो मैक्सिमम वो जो रहता है वो 2 से 3 साल के बीच में चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। तो ये जो माइलस्टोन, जो ग्रॉस माइलस्टोन थे, वो उस एज में ना आकर के अगर डिले हो रहे हैं
तो कहीं ना कहीं आप ये आइडिया लगा सकते हो कि ये बच्चे को डीएमडी हो सकती है। तो होता क्या है कि इसके जो सिम्टम पहली बार अपीयर होंगे वो कब होंगे, 2 से 3 साल की एज में अपीयर होते हैं। अब पहचान कैसे होगी, इसका जो नॉर्मल सा साइन होता है वो ये होता है कि जो डीएमडी का बच्चा है इसकी जो है मसल्स हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, और इस बच्चे को क्या रहता है, मस्कुलर पेन रहता है। इसलिए बच्चा क्या है, रात में सोएगा नहीं और रोता ज़्यादा है, और पैरों में इसके दर्द रहेगा, बार बार अपने पैरों को पकड़ेगा। तो वहाँ से आप जो है डायग्नोज कर सकते हो कि इसको क्या है, डीएमडी हो सकती है। तो डीएमडी के मुख्य लक्षण में क्या आएगा कि जो है सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा, मैंने अभी आपको बताया कि लोअर लिम्ब में इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहेगा। तो शुरुआत कहाँ से होती है, सर्वप्रथम पैर व कटी भाग से, जो बैक रीजन है वहाँ से, और पैर वाली जो मसल्स हैं, स्पेशली जो काफ मसल्स होती हैं, ये वाली मसल्स, इनके अंदर क्या होता है, सबसे पहले वीकनेस आना शुरू होती है। क्यों आ रही है वीकनेस, वीकनेस इसलिए आ रही है कि जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो नए मसल फाइबर नहीं बनेंगे, नई मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, धीरे धीरे मसल्स की वास्टिंग होगी, मसल वीक होती है और पेन बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि पैर से और कटी भाग से इसकी शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे हम इसके साइन सिम्टम पढ़ते हैं। देखिए कई सारे सिम्टम्स हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात, इट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। पेन रहेगा, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन की वजह से पेन फील कर रहा है और मसल्स इन्वॉल्व है, तो इसीलिए ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। डीएमडी में वॉलेंटरी मसल्स जो होती हैं इनके अंदर वास्टिंग हो जाती है, क्योंकि हाथ पैरों की मसल्स इन्वॉल्व है, ये अपने पर डिपेंड होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, हाथ पैरों की मसल्स हैं, ये इन्वॉल्व रहेंगी, तो इन्हीं की क्या रहती है, इसके अंदर वास्टिंग रहेगी। देखिए कौन कौन सी मसल्स हैं, कौन कौन से रीजन की मसल्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगी। हिप मसल्स, पेल्विक रीजन की, थाई की, शोल्डर की, है ना, काफ मसल जो है वो इन्वॉल्व रहेंगी। इसके बाद जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, ये जो डिजीज है वो नीचे से ऊपर धीरे धीरे बढ़ेगी। सबसे पहले पैर से शुरू हुई, फिर काफ मसल पे आएगी, ठीक है, फिर थाइज पे आई, हिप्स पे जाएगी, पेल्विक रीजन पे रहेगी, फिर शोल्डर पे आएगी, फिर आर्म पे जाएगी, नेक पे जाएगी। इस तरीके से धीरे धीरे ये नीचे से ऊपर की ओर जाने पे ये डिजीज धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। धीरे धीरे जो है ये प्रोग्रेस करेगी, धीरे धीरे ये बढ़ती है। एक साथ ही सारी मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं, पहले छोटी मसल्स इन्वॉल्व होंगी पैरों की, फिर धीरे धीरे एक टाइम बाद कंप्लीट बॉडी मसल्स जो होती हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन कौन सी, ओनली वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो हिप की, पेल्विक, थाई, शोल्डर, काफ मसल, फिर इसके बाद आर्म की मसल, नेक मसल, ये सारी मसल जो है इसके अंदर क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। बच्चे के जितने भी माइलस्टोन होते हैं, मोटर स्किल्स जो हैं, जैसे कि रनिंग है, जंपिंग है, तो क्या मुझे बताइए आप, क्या बिना मसल इन्वॉल्व के बच्चा दौड़ सकता है, कूद सकता है? नहीं कूद सकता। तो ये जो माइलस्टोन है इनके अंदर उसे क्या रहेगी, डिफ़िकल्टी रहेगी, क्योंकि जो मसल्स हैं वो वीक है, तो उसमें जो है प्रॉपर टाइम पे क्या नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन उनका नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो बच्चा है वो दौड़ने में या कूदने में क्या रहेगा, उसको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी और इसके अंदर क्या मिलेगा, देखिए फिर बात करते हैं हम थिकनिंग ऑफ काफ मसल। अब बात आती है कि इसमें तो मसल्स वीक हो रही थी, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि काफ मसल थिक हो रही है। तो ऐसा इसलिए लिखा है कि मसल फाइबर जो होते हैं वो तो वीक हो जाते हैं, तो होता क्या है, जो काफ रीजन है, जो लोअर लिम्ब का काफ वाला जो रीजन है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे फैट टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है। कौन से टिश्यू का, एडिपोज टिश्यू का। तो जो काफ मसल हैं उनके अंदर एडिपोज फैट टिश्यू का क्या हो जाता है, डिपोजिशन शुरू हो जाता है, क्योंकि मसल्स की क्या रहती है, वहाँ पे धीरे धीरे मसल्स वीकनेस होती हैं, फिर वहाँ पे अपने आप ही क्या आते हैं, टिश्यू आके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली एडिपोज टिश्यू। इसकी वजह से ऐसा फील होता है कि काफ मसल जो है वो थिक हो रही है। तो टिश्यू की वजह से, फैटी टिश्यू की वजह से मसल थिक होती है, ना कि मसल फाइबर की वजह से। ये बात आपको याद रखनी है। तो थिकनिंग ऑफ काफ मसल,
फिर उसके बाद अब जब मस्कुलर सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो ये बताइए हमारी जो बोन्स हैं ये चलने फिरने में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करेगा? मसल्स करती हैं। तो इसीलिए जब मसल्स डेवलप नहीं है तो इस बच्चे का बैलेंस कैसा रहेगा? पुअर रहेगा, खुद की बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा, चलने फिरने में इसको क्या रहेगी? परेशानी रहेगी। और धीरे धीरे प्रोग्रेसिव धीरे धीरे मसल्स की क्या रहेगी? इसके अंदर वास्टिंग रहेगी। धीरे धीरे ये डिजीज जो है वो प्रोग्रेस होगी, धीरे धीरे सारी मसल्स एक एक करके इंक्लूड होती जाएंगी और उनकी वास्टिंग होती जाएगी, मसल जो है वो वीक होती जाएंगी। फिर उसके बाद हम जब देखते हैं तो इसके माइलस्टोन भी हमें क्या देखने को मिलेंगे? डिग्रेड मिलेंगे। जो समय पर आने चाहिए थे वो नहीं आएंगे, डिलेड मिलेंगे, कम मिलेंगे। इसके माइलस्टोन कैसे रहेंगे? डिग्रेड रहेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं टिप टो मूवमेंट। अब देखिए बच्चा पूरा पंजा रखता है जमीन पे, ये उसका पंजा है, ठीक है, पूरा पंजा रखता है जमीन पे। अब मसल्स काफ मसल्स हैं वो सपोर्ट दे नहीं रही हैं, लिम्ब की लोअर लिम्ब की मसल उसे सपोर्ट दे नहीं रही है, तो वो अपना पूरा जो फुट है वो ज़मीन पर नहीं रख पाएगा और केवल जो उसका टिप है, जो टो है पैर का अंगूठा है, उस पे जो है उसका पूरा बैलेंस लाने की कोशिश करेगा। इसीलिए इस बच्चे के अंदर टिप टो मूवमेंट आ जाता है। मैं आगे आपको रिकेट्स पढ़ाऊंगी, उसके अंदर भी सेम चीज़ रहेगी। रिकेट्स के अंदर भी क्या होता है? न्यूट्रिशन की वजह से मसल नहीं बनती है वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पे भी बच्चे के अंदर टिप-टो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो टिप-टो मूवमेंट क्लियर है कि इसका जो फुट है वो ज़मीन पर टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो किसके पैर के अंगूठे को ज़मीन पर रख करके ऊपर करके उस पर चलने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद इसके अंदर 3 टर्म हमें देखने को मिलेंगी। नंबर 1 इज लॉर्डोसिस, दूसरा है स्कोलियोसिस और तीसरा है काइफोसिस। एक एक करके समझते हैं तीनों को। सबसे पहले बात करती हूँ मैं लॉर्डोसिस की। तो देखिए लॉर्डोसिस में होता क्या है, जैसे कि ये एक इंसान है, ठीक है, ऐसे ही समझिए आप, ये उसकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। अगर ये पीछे की ओर झुक जाता है, जैसे कि देखिए एक तो ये नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड है, एक स्पाइनल कॉर्ड ऐसी हो, एक स्पाइनल कॉर्ड ऐसी हो, यानी कि जिसमें इंसान है वो पीछे की ओर झुक रहा है, वो हो गया लॉर्डोसिस। स्पाइनल कॉर्ड है या वर्टिब्रा है ये पीछे की ओर झुक गई, वो होगी टर्म लॉर्डोसिस। फिर आता है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होगा? ये बॉडी है ये एक साइड में झुक जाएगी, कोई भी एक लेटरल साइड में बॉडी कर्वेचर झुक जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड में जैसे आप 3D में देखने की एज्यूम करने की कोशिश कीजिए कि आपके सामने एक नॉर्मल इंसान खड़ा है और एक स्कोलियोसिस का खड़ा है। तो स्कोलियोसिस में वो अपनी बॉडी की एक साइड में क्या रहेगा? झुका हुआ रहेगा, तो इसमें लेटरल कर्वेचर आ जाता है। काइफोसिस में क्या होगा? आगे की ओर झुक जाता है। जैसे कि आपने एक टर्म सुनी होगी कूबड़ करके, कूबड़ कुबड़ा जो भी आप बोलते हो, तो इसमें क्या होता है? जो कर्वेचर होगा वो आगे की तरफ कॉन्केविटी आ जाती है, उसके अंदर आगे की ओर स्पाइनल कॉर्ड झुक जाती है इसमें, तो इसको हम बोलते हैं काइफोसिस। अब मसल्स हैं वो बोन को अच्छे से ग्रिप नहीं दे पा रही हैं, इसीलिए कर्वेचर डिफेक्ट भी इस बच्चे के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ये टर्म का जो मीनिंग है वो आप अच्छे से याद रखिए, आगे मैं रिकेट्स पढ़ाऊंगी वहाँ भी ये आएगा, फिर से पूछूंगी, ठीक है, वहाँ मैं समझाऊंगी नहीं, मैं आपसे पूछूंगी कि लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस और काइफोसिस क्या था। फिर उसके बाद आता है वाडलिंग गेट, यानी कि जैसे बच्चा चलेगा तो दोनों पैरों को अपना को बहुत दूर दूर करके चलेगा, दोनों पैरों में काफ़ी डिस्टेंस रहेगा। तो चाल कैसी रहेगी इसकी? वाडलिंग, पैर जो है पैर का गैप बढ़ जाएगा, वाडलिंग गेट रहेगी इसकी। फिर उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट है गोबर साइन। बहुत बार आपसे 2 मार्क्स के अंदर ही पूछ लिया जाएगा कि गोबर साइन को एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए गोबर साइन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें सुनने का मैटर ज़्यादा है, लिखने का कम है। गोबर साइन में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि बच्चा है वो ज़मीन पे बैठा हुआ है, उसके सामने टॉयज पड़े हैं, अच्छे से खेल रहा है, टॉयज है सामने, बैठा हुआ है ज़मीन पे ही बैठा हुआ है, लेकिन ठीक है, ज़मीन पे बैठा हुआ है, टॉयज पड़े हैं, खेल रहा है। आपने आवाज़ दी कि उठिए, तो अब बच्चा कैसे उठेगा? जैसे एक तो आप खुद के साथ करके देखिएगा कि आप ज़मीन पे बैठे हो, आपको उठना है, आप सीधा खड़ा हो सकते हो बिना किसी सहारे के, लेकिन जो DMD का जो पेशेंट रहेगा वो जब ज़मीन पे बैठा हुआ होगा तो वो कैसे उठेगा?
क्योंकि इसकी लोअर लिम्ब की मसल्स क्या है, वीक है, उसको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा सकती है। पुअर बैलेंस होने की वजह से वो उसका बॉडी का बैलेंस जो है वो पुअर रहने की वजह से वो एक साथ ही पूरा खुद की डिपेंडेंसी से खड़ा नहीं हो सकता, यानी कि इसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अब हम तो क्या है, जैसे हम खड़े हैं तो हम जमीन पर बैठे हुए हैं तो हम कैसे उठेंगे, खुद का पूरा जो बॉडी वेट है हम अपने पैरों पर डाल के खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बच्चे की जो लिम्ब मसल्स हैं वो वीक है, वो बॉडी वेट को कैरी नहीं कर सकती, इसलिए ये बच्चा जो जमीन पर ये बच्चा बैठा हुआ है, देखिए ऐसे ये बच्चा बैठा हुआ है जमीन पर, ठीक है, ये जमीन पर बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे इसके हाथ है। तो सबसे पहले करेगा क्या, ये अपने हाथों को जमीन पर टिकाएगा, अपने हाथों की हथेलियों को, दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाएगा, फिर उसके बाद खड़ा होगा। कहने का मतलब है कि अपने बॉडी वेट को ये किस पे डालता है, पैरों पैरों पे ना डाल के, फुट पे ना डाल के, किस पे डालता है, हाथों की हथेलियों पर। पहले हाथों की हथेलियों पर ये अपना बॉडी वेट डालेगा, उसके बाद ये खड़ा होगा। अब आप ये खुद के साथ करके देखिएगा कि आप जमीन पर बैठे हो, एक तो आप सीधा उठ के खड़े हो रहे हो, और एक पहले आप अपने हाथों से सपोर्ट ले रहे हो, हाथों को जमीन पर दोनों हाथों को टिका रहे हो, फिर उसके बाद खड़े हो रहे हो। तो जो हाथों को टिका के खड़ा होता है इसको बोलते हैं हम गोबर साइन, यानी कि खुद से खड़ा नहीं हो पाएगा, खड़े होने में इसको हाथों का सहारा लेना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं गोबर साइन, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो फेमस है, कॉन्जेस्टिव कंजेस्टिव हार्ट डिजीज या CSD, ये आप बोलोगे ही, हर जगह देखने को मिलेगी जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर। फिर है लॉस ऑफ मसल मास, इसकी वजह से ही तो सारी कहानी हो रही है। तो यहाँ पर मसल मास भी क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि मसल्स की क्या हो रही है, एट्रोफी हो रही है, और नए मसल फाइबर है वो यहाँ पर बन नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से लॉस ऑफ मस्कुलर मास देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए, मोस्टली चाइल्ड बिकम अनेबल टू वॉक बाई एज ऑफ 10 ईयर। 10 साल का होने के बाद बच्चा, यानी कि 2-4 साल का है, 6-7 साल का, 8 साल का, चल तो पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा अच्छे से, लेकिन चल पाएगा, इजीली चल पाएगा। लेकिन जैसे ही वो 10 साल का होगा, अब मसल फाइबर तो बन नहीं रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है नहीं, नई मसल बन नहीं रही है, मसल की ग्रोथ हो नहीं रही है। जैसे जैसे बॉडी की ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे मसल की ग्रोथ इस बच्चे के अंदर हो नहीं पा रही है। इसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, ये 10 साल के बाद ये बच्चा जो है चल नहीं पाएगा, और 12 साल का होते ही ये व्हील चेयर पे आ जाएगा। तो व्हील चेयर डिपेंडेंसी हो जाएगी 12 साल का होते ही। जैसे ही 12 साल का हुआ, उठने खड़े बैठने में भी इसको क्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, और ये बच्चा व्हील चेयर पे आ जाएगा। तो इस तरीके के सिम्टम जो है वो हमें DMD के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर हम नेक्स्ट इसमें डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मसल बायोप्सी करवा के देखेंगे। तो मसल बायोप्सी हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को डायग्नोस करेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिली, क्योंकि जीन ही नहीं है। अब जीन ही नहीं है तो प्रोटीन कहाँ से आएगी, तो मसल्स के अंदर आपको डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन है वो नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद है रेज्ड लेवल ऑफ SGOT और SGPT, जो लीवर है उसके टेस्ट करके हम यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक हम क्रिएटिनिन फॉस्फेट काइनेज रेज्ड 10 टाइम। इसका जब सीके देखते हैं तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, मसल्स जो है वो ब्रेक हो रही हैं, इसकी वजह से ये सीके इसका हमें क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवा के देखेंगे तो यहाँ पे आपको मस्कुलर जो है वो वास्टिंग देखने को मिलेगी, मसल्स वीकनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद है मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम बाहर से जीन अभी नहीं दे सकते, क्योंकि सारी कहानी जीन की वजह से दोहराई जा रही है, और यहाँ पे जीन एब्सेंट है। जीन एब्सेंट होने की वजह से केवल आप इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हो, इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट आप इसका नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जीन एब्सेंट है, और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन आप बाहर से कैसे दें। तो इसमें क्या है, धीरे धीरे बच्चे को चलाने की कोशिश कीजिएगा। माइल्ड फिजिकल एक्टिविटी कम से कम कराएंगे, लेकिन करवाएंगे। फिजियोथेरेपी करवाएंगे बच्चे की,
ऑर्थोपेडिक केयर करवाएंगे बच्चे की, जैसे कि वो टिप टॉप मूवमेंट कर रहा है या लॉर्डोसिस काइफोसिस ऐसा कुछ हो गया है तो ऑर्थोपेडिक केयर करवाएंगे उसकी। और रेस्पिरेटरी सपोर्ट हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि बार बार अगर उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ हो रही है तो उनको हमें कंट्रोल में रखना है। तो इस तरीके से आप DMD का ट्रीटमेंट कर सकते हो।